उस गांव की मुझे इसलिए याद है कि मैंने हिंदुस्तान को पहली बार वही देखा, जो मेरे मन का हिंदुस्तान है। बगवाल गांव एक गांव है वहाँ पर, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते। बांस के पेड़ के पास एक छोटा सा चबूतरा मंदिर था और उसी बांस के दूसरी ओर घेरा लगा करके मुसलमान की मूर्ति। नाम इस्लामिक थे और हिंदू भी थे, लेकिन जो संबंध था वो ये था कि यदि मुझे हिंदू से दादाजी कहना हो, मैं बड़बाजू कहूँगा, लेकिन यदि मुसलमान बूढ़ा होगा तो कलाओ बड़बाजू। कलाल माने कहीं लगाई। मुझे दूसरी बात इस बात की याद है, मुझे वहाँ जाकर जॉन्डिस हो गई। उस बगवाल गांव से एक महिला 2 मील चल करके टोटका करती थी, वो सिर में कांसे का बर्तन रख करके उसमें थी। 1 महीने तक महिला लगी रही, और जब हमने उसको देने के लिए कुछ सोचा, फिर नहीं, ये तो अल्लाह का है। मैं उस हिंदुस्तान को याद करता हूँ। तो मैं मल्लीताल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 1945 ईयर्स इसकी बात होगी। हिटलर की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेना ने एक बड़ा उत्सव मनाया। उसमें झील में नावों से रंगीन गोले छोड़े गए, और मुझे अब भी याद है कि मैं कहाँ पर बैठा था। और उनमें दूसरी बात ये थी कि हमको नैनीताल क्लब के रास्ते से जाने के लिए मना किया जाता था, और कहा जाता था कि वह नारायण तेल निकालने वाला आता है, उसमें जाना कहीं तुम्हारे सिर का भी नारायण तेल निकाल। मुझे उन दिनों की एक याद है कि जब सरोजनी नायडू रानीखेत गई तो हम लोगों को खैरना पुल के पास बैठा दिया गया ताकि हम उनका स्वागत कर सकें। सरोजनी नायडू ने हमारी मिठाई के लिए 10 रुपये प्रधानाचार्य जी को दिए, और बाद में हमको तिल के छोटे छोटे लड्डू खिला के संतुष्ट कर दिया गया। मंदिर में देवी भागवत का पाठ किया, सप्ताह मनाया, और उसमें जो चंदा हुआ, उस चंदे से जूनियर हाई स्कूल धनिया कोट की बिल्डिंग बनने की शुरुआत हुई। उस शुरुआत में हर आदमी का सहयोग था। जिसके पास लकड़ी थी वो लकड़ी लाया, जिसने किसने ये टिन देने थे टिन दिए, और उसके बाद धनिया कोट में खुला। बाद में वो ताल के खेत में जूनियर हाई स्कूल खुला, और उसमें अब वो इंटरमीडिएट कॉलेज है। मैंने पहली देखो, जब हम बचपन में नैनीताल जाते थे तो डोडियाल के बीच में बैठ के जाते थे। जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा, पहली बार मैं बस में बैठा, वो खैरना से काठगोदाम तक, और गाड़ी के हिलते ही में रोने लग गया कि क्या हो गया। एक बार पिटा हूँ मैं। ऐसा हुआ, मैं क्लास कट करके बैजू बावरा देखने कैपिटॉल में चला गया, सिनेमा नैनीताल। इतने में पिताजी आ गए तो मेरी पीठ पूजा अच्छी तरह हुई कि भाई पढ़ने आया है या एक बीज बावरा। लेकिन जब गांव से बच्चा शहर आता है, उसकी एक बड़ी समस्या ये होती है, एक तो उसको सिनेमा का चश्मा लग जाता, मुझे भी बुरी तरह से लगा। और जिस दिन पैसे तो होते नहीं थे, तो जब दादी मुझे सामान लेने का 10 रुपया देती थी, मैं सामान लाता था और 5.5 आना बचा लेता था, क्योंकि 5.5 आने का टिकट आता था अशोका की। और जिस दिन नहीं हुआ
तो जैसे बच्चे कान लगाते थे हम भी डायलॉग लगाते थे। तब जौहरी साहब डीएम का लड़का भी वहीं पढ़ता था और डिप्टी डायरेक्टर थे, उनका लड़का भी वहीं पढ़ता था। तो अब एक से एक बच्चा आता था ना, टैलेंटेड बच्चे आते थे। अब सवाल है उनके साथ, आप यदि बच्चा तेज दौड़ रहा हो, कभी अध्यापक को दौड़ना ही पड़ेगा। जो नहीं आएगा, लर्निंग नहीं होगी, उसे सीखना पड़ेगा। मैं तो खुलेआम कहता है, भाई इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल बताऊंगा। परेशानी क्या है? एक दिन एक उपरेती था, प्रमोद उपरेती, बच्चों की आदत होती है ना, वो चाणक्य कही। मैंने कहा यार तू कौन सी नई बात कर रहा, मेरी वाइफ भी मुझे चाणक्य। इंटरव्यू सीरीज़ में आज हमारे संग ताराचंद त्रिपाठी सर हैं। ताराचंद त्रिपाठी सर को अधिकतर लोग गुरुजी नाम से जानते हैं। आज के समय की जो जेन अल्फा वाली जनरेशन है, उनके पेरेंट्स के भी वो टीचर रह चुके हैं। 1940 में नैनीताल के पास एक छोटा सा गांव है मझेड़ा, वहाँ उनका जन्म होता है। मझेड़ा गांव से निकलने के बाद वो अल्मोड़ा में अपनी स्कूली शिक्षा वगैरह पूरी करते हैं। इस दौरान 1940 से लेकर 2024 तक का उनका एक अपना लंबा जीवन अनुभव है। साथ में उनका किया हुआ एक बड़ा काम है। उनका काम है भौगोलिक इतिहास पे कुमाऊं के। उनका काम लोक भाषाओं पर है, जिस पर हम अलग अलग हिस्सों पर बातचीत करेंगे। तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको अपने गांव मझेड़ा की क्या यादें हैं आपके पास? मैं जन्म के बाद 1949 तक या 1952 तक मैं अपने गांव में ही रहा। उसके बाद भी हम लोग अपने गांव में जाते रहे। मैं अपने बचपन में बड़ा कमज़ोर और थुलथुला बच्चा था, इसलिए मेरे जो संगी साथी थे मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। तो परिणाम ये था कि मैं अपने से छोटे बच्चों के साथ खेल करता था। मेरी दादी बहुत ही विदुषी थी, विदुषी सेंस में पढ़ी लिखी डिग्री वाली नहीं, लेकिन जिस परिवेश से आई थी उसके बाद अथाह ज्ञान राशि थी। और वह गांव की एक प्रकार के सलाहकार भी जाती थी। यदि वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि जब मैं 2 साल का था मेरी माता की मृत्यु हो गई थी। पिताजी अक्सर अपने काम से बाहर रहते थे। उसी महिला ने, जो मेरी माता की दोस्त थी, उन्होंने मुझे पालन पोषण किया, गायें पाली और मैं आज इस स्थिति में हूँ। और जो मेरा बौद्धिक विकास है उसका आरंभिक चरण उन्हीं की देन है। वो बड़ी धार्मिक थी, उनकी तरह मैं भी धार्मिक हो गया था। सुबह मंत्र पाठ वो भी करती थी, मैं भी करता था। जैसे खाना हो, उसकी विधवा थी वो, तो जैसे वो आचरण करती थी वही मेरे लिए भी था। मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करता था और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो उन समय थी वो मेरे साथ रही। और हाई स्कूल करने तक मैं काफ़ी आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक नहीं कहूँगा, मतलब रिचुअल था। ये बड़ा जल्दी हो जा रहा है ना, एकदम बड़ी जल्दी हाई स्कूल में पहुंच जा रहे हो। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस समय आप छोटे थे
आपका गांव किस तरीके का था, गांव में स्कूल कैसा था, और वहाँ पर को आप लोग पढ़ने कैसे जाते थे? हमारा गांव एक सामान्य गांव था, अधिकतर ब्राह्मणों का गांव था। उसमें बहुत पुराने ज़माने का, लगभग 100 साल पुराना एक प्राइमरी स्कूल था, और उसमें जो अध्यापक थे वो उस ज़माने के हिसाब से विद्वान आदमी थे। उनको सारा प्रयास था, वे कविताएं लिखते थे, यदि संपूर्णानंद जी आएंगे तो 100 तुकबंदी वो करते थे। और मुझे उन दिनों की एक याद है कि जब सरोजनी नायडू रानीखेत गई तो हम लोगों को खैरना पुल के पास बैठा दिया गया ताकि हम उनका स्वागत कर सकें। सरोजनी नायडू ने हमारी मिठाई के लिए 10 रुपये प्रधानाचार्य जी को दिए, और बाद में हमको तिल के छोटे छोटे लड्डू खिला के संतुष्ट कर दिया गया। लेकिन इतना था, उनका अनुशासन सख्त था। एक खास बात थी, उन्होंने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। कारण ये था कि मैं एक विशिष्ट छात्र था। विशिष्ट छात्र माने जिसकी माँ नहीं है, ये केयर की जाती है, बिना माँ का बेटा है, इसको हाथ नहीं लगाना। मेरा धरातल वहीं से बना। उसके बाद प्राइमरी से आगे पढ़ने की हमारे वहाँ कोई स्थिति नहीं थी, तो हमारे गांव के सभापति जी ने, जो संयोग से मेरे पिता थे, उन्होंने स्कूल खोलने के लिए मंदिर में देवी भागवत का पाठ किया, सप्ताह मनाया, और उसमें जो चंदा हुआ उस चंदे से जूनियर हाई स्कूल धनिया कोट की बिल्डिंग बनने की शुरुआत हुई। उस शुरुआत में हर आदमी का सहयोग था। जिसके पास लकड़ी थी वो लकड़ी लाया, किसने ये टिन देने थे टिन दिए, और उसके बाद धनिया कोट में खुला। बाद में वो ताल के खेत में जूनियर हाई स्कूल खुला, और उसमें अब वो इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो ये पब्लिक के टोटली। और उसमें सबसे बात बताऊं, एक आदमी जो मेरे जो आदर्श है, उस व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नौकरी छोड़ करके 20 रुपये महीने में वहाँ की प्रधानाध्यापकी स्वीकार की। और उनका जो सबसे बड़ा, उन्होंने जो चीज़ हमें दी, बहुत बड़ा इसलिए कहता हूँ कि उनके पाँव में कैंसर था। उन दिनों कैंसर को कोई जानता नहीं था। हमारे गांव से 2.5 मील दूर था हमारा स्कूल। तो इम्तहान से पहले हमको हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की व्यवस्था हुई। तो मेरे चाचा थे, वो घर से शाम को मेरे लिए खाना भी लाते थे। और आश्चर्य है, मैंने 9th पास किया, वहाँ से कक्षा 8 पास किए, CRST में आ गया। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया कक्षा 8 का, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो नाम भी बता दो उनका है? नाम भी बता दो। वो मेरे आदर्श इसलिए हैं कि वो कमिटेड थे अध्यापक। खैर, उसके बाद उनका नाम बता दो सर आप। नंद किशोर, श्री नंद किशोर त्रिपाठी। एक बार फिर पीछे आते हैं ना, है? हाँ। तो जैसे आप 1940 में पैदा हुए, तो आपने जाहिर सी बात है 1947 का दिन 15 अगस्त का देखा होगा। आपको उस दिन की कोई याद है? हाँ, उन दिनों की याद इसलिए है, मैं अपने पिताजी के साथ नैनीताल रहा, और वो नैनीताल का ब्रिटिश पीरियड था। उन दिनों ब्रिटिश फौज के लिए आर्डवेल में, जिसको आजकल आपके ये प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें वहाँ के लिए उनके आवास बन रहे थे। और उन दिनों दूसरी बात ये थी
कि हमको नैनीताल क्लब के रास्ते से जाने के लिए मना किया जाता था और कहा जाता था कि वह नारायण तेल निकालने वाला आता है, उस मत जाना, कहीं तुम्हारे सिर का भी नारायण तेल निकाल। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी मुझे बताऊं, एक वहाँ ब्रिटिश फौजी था। जब भी मैं स्कूल से घर लौटता था वो मेरी प्रतीक्षा करता था और मुझे एक अरारोट के बिस्कुट का पैकेट देता था, तब उससे संतोष होता। ब्रिटिश था वो। कारण मैं सोचता हूँ आज कि उसका भी बेटा मेरी उम्र का लंदन में रहा होगा जिसे देता था। एक दिन उसे चौकीदार ने मुझे डांट दिया क्योंकि आदत पड़ गई थी, बिस्कुट मिलता था, मैं भी चला गया उसके वहाँ। तो जैसे इसको मालूम पड़ा तब चौकीदार सब बुरी तरह बिगड़ गया। उसने आप इनको मना कैसे किया। उन दिनों में कक्षा 2 में मल्लीताल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 1945 ईयर्स इसकी बात होगी। हिटलर की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सेना ने एक बड़ा उत्सव मनाया। उसमें झील में नावों से रंगीन गोले छोड़े गए और मुझे अब भी याद है कि मैं कहाँ पर बैठा था। जो एक साइन बोर्ड नहीं था ये डिग्री कॉलेज को जाने वाले रास्ते पर, वहाँ पर हम लोग बैठे थे और दूसरे दिन हमको 2-2 पैकेट इलायची मिठाई मिली। उसके बाद हम घर आ गए। बड़ी बहन की शादी हो गई और उसके बाद का जो आगे का इतिहास है वो फिर उससे जुड़ता है प्राइमरी स्कूल। और इन दिनों मैं शहर से आया था, मैं बच्चों से कहता था मैं कितना बहादुर हूँ और चाकू से अंगुली काटते ही दिखा देता था ना। तो ये उस पीरियड की बात है। उसके बाद मेरी एक प्रवृत्ति थी कुछ न कुछ खुराफात करने की। मैंने पेन देखी, मैंने सोचा क्यों न बांस के हिसाब से हम पेन बना लें। सिनेमा देखा तो मुझे लगा कि पीछे के रास्ते में वहाँ से सूर्य की रोशनी को फोकस करके मुँह दिखाएं। ये टेंडेंसी थी। और 9th में पढ़ने के बाद मैंने 8th के बाद में CRST आ गया। आपने 5वीं कक्षा कहाँ से किया? 5th क्लास कहाँ से किया आपने? कहाँ? 5th क्लास 5th क्लास प्राइमरी स्कूल मजेड़ा। और उसकी भी एक किस्सा सुना दूं कि हमारा जो केंद्र था वो सीम के प्राइमरी स्कूल में था। बाकी तो हो गया, लेकिन मुझे आर्ट बिल्कुल नहीं आता था। और आर्ट में टॉपिक दिया गया था वो कुत्ते, वो चूहे, वो सियार और कौवे वाली कहानी कि सियार कहता तुम बहुत अच्छा गाते हो और उसके बाद वो पूरी लेके भाग जाता। अब उसमें समस्या थी, यहाँ तो आर्ट में पट हुआ, तो मैंने ड्राइंग बनाया और उसमें एक कोने पूंछ लगा दी। सियार बनाना तो आता ही नहीं, पेड़ बनाना तो सरल था। और नीचे लिख दिया नोट, पूरी को लेकर लोमड़ी भाग गई। और मुझे पूरे नंबर मिल गए। ये एक प्रकार का वो होता ना, प्रत्युत्पन्नमति कहें कुछ कहें। बाकी सब्जेक्ट ठीक थे मेरे। उस टाइम पीरियड में 5th क्लास में सब्जेक्ट क्या होते थे और आप लोगों के एग्ज़ाम किस तरीके के होते थे? सब्जेक्ट सामान्य थे, अंग्रेजी थी नहीं प्राइमरी में, हिंदी पढ़ाना था, गणित, हिंदी गणित, विज्ञान भी नहीं था। और इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें हुई। आप जैसे एक ब्राह्मण परिवार से भी आते हो, हाँ हाँ तो अधिकतर लोग उस टाइम पीरियड में 5वीं के बाद फिर वृत्ति में लग जाते थे, या इस तरीके का। आप उस तरीके को नहीं, की ओर कहीं नहीं सवाल गए? ये है, देखिए पहले से जो बच्चे हमारे वहाँ थे
जिनके पास साधन होते थे वो जूनियर हाई स्कूल लोहाली चले जाते, मिडिल स्कूल लोहाली चले जाते, और बारी लगती थी हफ्ते में। जैसे मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा तो मैं सामान सबका पहुँचाऊँगा, फिर दोबारा दूसरे का बेटा, उस ढंग से उन लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद वो सब लोग या तो वृत्ति में लग जाते थे, प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो जाते थे, आगे पढ़ने की नहीं थी नौबत। अधिकतर लोग प्राइमरी पास करके ही छोड़ देते थे। तो जब जूनियर हाई स्कूल खुला उसके बाद कम से कम 8 तक पढ़ने की स्थिति हुई। फिर जो साधन संपन्न थे, जिनके रिश्तेदार नैनीताल में थे, वो नैनीताल आ गए। मैंने 8वें महीने में मेरे पिताजी ने जुबली ग्रूव नाम की जगह पर एक कमरा लिया और मैं अपनी दादी के साथ वहाँ रहने लगा। लेकिन जब गांव से बच्चा शहर आता है उसकी एक बड़ी समस्या ये होती, एक तो उसको सिनेमा का चश्मा लग जाता, मुझे भी बुरी तरह से लगा। और जिस दिन पैसे तो होते नहीं थे, तो जब दादी मुझे सामान लेने का 10 रुपया देती थी, मैं सामान लाता था और 5.5 आना बचा लेता था, क्योंकि 5.5 आने का टिकट आता था अशोक टाकीज में। और जिस दिन नहीं हुआ तो जैसे बच्चे कान लगाते थे, हम भी डायलॉग लगाते थे। लेकिन सीआरएसटी उस जमाने के एक मामले में बहुत बड़ी क्वालिटी सीआरएसटी की थी कि चंदलाल साजी युवा थे और उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को इतना सुंदर बनाने का चेष्टा की। जैसे हर हफ्ते में हमें विभिन्न दूतावासों से फिल्में मंगा करके फिल्में दिखाई जाती थी। हॉल में लाइब्रेरी थी, हर हफ्ते हमको किताबें मिलती थी। तो और बहुत से अध्यापक भी अच्छे थे। और वैसे कोई नाम याद है किनका? अपने जो टीचर्स थे उस टाइम पीरियड में, उनके नाम याद है? मैं जिनको जानता हूँ उनमें से गोपाल बुतला कोटी जी थे, एक एस.के. पंत थे और एक और पंत जी थे। इसके अलावा वार्षणेय जी भी थे और सबसे मुझे जो याद हैं वो पद्मादत्त पंत जी हैं। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैथ्स में टॉपर थे, क्योंकि उन्होंने तो डिग्री कॉलेज का संभावना, तो वहीं वो इतने प्यारे मुझे लगते हैं ना कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा, तू नकल तो नहीं कर रहा? मैंने कहा साहब नहीं। और बाद में मुझसे कहने लगे, तू बुरा मानना है, मैंने खाली कह दिया तुझे। किन देवताओं की बात पर करूं। और पीडी सनवाल प्रिंसिपल थे सीआरसी के, उनकी एक सीटी का इतनी पावर थी, एक सीटी जहाँ वो बच गई तो कंसल बुक डिपो या वो सब जहाँ भी होंगे लड़के दौड़ के आ जाते थे। गजब का अनुशासन था उस टाइम पीरियड का। अल्मोड़ा आपको कैसे याद है जिस टाइम पीरियड में आप सीआरसी में पढ़े थे? मैं जहाँ पिताजी गए वहाँ मैं भी गया। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हमारी रही नहीं। उसका कारण ये था कि 1948 में पिताजी का ठेका था ये बैजनाथ से बागेश्वर को जो रोड बन रही थी उसमें उनको इतना घाटा हुआ कि जो हमारी पहले की स्थिति थी वो बिगड़ गई। और वहाँ जब उनको नैनीताल का काम समाप्त हो गया तो उन्होंने अल्मोड़ा में फॉरेस्ट का ठेका ले लिया, विंसर रोड का। और डीएफओ थे हमारे रिश्ते के चाचा जी। तो पिताजी वहाँ गए तो मैं भी दादी के साथ थपलिया में रहने लगा। मेरा एडमिशन 10th में रेमजे इंटर कॉलेज में हो गया। और जे मनी उन दिनों प्रिंसिपल थे।
मैं जिस आदमी का रैमजे में आभारी हूँ वो गुप्ता जी है, बीकॉम। क्योंकि 9th में मेरी समझ में अकाउंटेंसी में कुछ नहीं आती, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे 15 दिन में सारी बिजनेस मैटर और अकाउंटेंसी सिखा दी। उसमें मुझे कभी चूक नहीं आई। मैं एक चीज़ और बताऊं, मुझे बीजगणित का अध्यापक अच्छा नहीं मिला, मुझे बीजगणित बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं गणित से भी बीजगणित के सवाल करता हूँ। गणित पढ़ाते थे स्वर्गीय नंद किशोर जी, बड़ी तन्मयता के साथ। और जो बीजगणित के अध्यापक थे वो क्लास में आते ही केवलानंद जी सोने लग जाते थे। तो अल्मोड़ा गया। अल्मोड़ा में जो नईमा खान थी वो हमारी पीछे की लाइन में खड़ी रहती थी। हम 10th में थे, वो फर्स्ट ईयर में थी। और जो हमारा प्रिंसिपल था, क्योंकि मैं बहुत लंबा था उन बच्चों के सामने, पता तो फुल स्टॉप है। खैर वहाँ से हाई स्कूल का इम्तहान दिया, आगे की समस्या थी। तो पिताजी का काम था एडादूर, गोलछिना एडादूर रोड में। मुझे भी एक कुली के रूप में उस गैंग में शामिल कर दिया गया। 35 रुपया महीना मिलता था और बीच में मैंने बेलचा चलाना हुआ सब शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ हूँ यार। उस गांव की मुझे इसलिए याद है कि मैंने हिंदुस्तान को पहली बार वहीं देखा, जो मेरे मन का हिंदुस्तान है। बगवाल गांव एक गांव है वहाँ पर, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। बांस के पेड़ के पास एक छोटा सा चबूतरा मंदिर था और उसी बांस के दूसरी ओर घेरा लगा करके मुसलमानों की मस्जिद थी। नाम इस्लामिक थे और हिंदू भी थे, लेकिन जो संबंध था वो ये था कि यदि मुझे हिंदू से दादाजी कहना हो मैं बड़वाजू कहूँगा, लेकिन यदि मुसलमान बुढ़ा होगा तो कलाओ बड़वाजू। कलाल माने मुसलमान, कहीं लगा ही नहीं। मुझे दूसरी बात इस बात की याद है, मुझे वहाँ जाकर जॉन्डिस हो गई थी। उस बगवाल गांव से एक महिला 2 मील चल करके वो टोटका करती थी। वो सिर में कांसे का बर्तन रख करके उसमें तेल, 1 महीने तक महिला लगी रही। और जब हमने उसको देने के लिए कुछ सोचा, उसने कहा नहीं ये तो अल्लाह का है, मिल ही नहीं सकती। मैं उस हिंदुस्तान को याद करता हूँ। मैं उस हिंदुस्तान को याद करता हूँ जो मेरे पिताजी बताते थे कि एक वो कलकत्ता रहे, कलकत्ता के बड़ा बाज़ार में अंजुमन एक मोहल्ला था। तो उन दिनों अकस्मात दंगा हो गया और मेरे पिताजी 6 फीट लंबे थे और दाढ़ी भी रखते थे। अब हमारे गांव का पढ़ने वाला विद्यार्थी कॉलेज में फंस गया। अब मेरे पिताजी ने क्या किया, लाठी ली और या अली कहते हुए अंजुमन कटरा से निकल गए। उनके पीछे वो बदमाश लग गया। अब लौट के आए, पता लगा कि वो बच्चे को तो पुलिस ले आई है घर। अब पिताजी ने सोचा अब क्या करूं, तो उसी ढंग से या अली कहते हुए निकले। और जब दरवाजे पे पहुंचे तो उस गुंडे ने, जिसको मुन्ना खां या क्या नाम था मैं भूल गया हूँ, उसने कहा देख त्रिपाठी, तू समझ रहा था मैं तुझे उल्लू बना रहा, मैं तेरे पीछे इसलिए लगा कि कहीं तुझे मार न दे। उन दंगों की बात आपको बता रहा हूँ। कहाँ है ये? तो वही बात वहाँ थी। उसके बाद हाई स्कूल का इम्तहान आया, रिजल्ट आया, पास हो गया। अब मैं गैंगमेट बन गया।
पहले 35 रुपये महीने मिलते थे, अब 40 मिलने लगे। आगे पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो जो डीएफओ साहब थे वो हमारे गांव के थे, तो उन्होंने मुझे बिनसर में प्लांटेशन मजदूर बना दिया और अटैच कर दिया ऑफिस के साथ। 40 रुपये मिलते थे। और मोहन उप्रेती जी के पिताजी बड़े बाबू थे, मुझे अब भी याद आते हैं, बहुत ही प्यारे आदमी। तो अब होता क्या था कि 10 रुपये में क्या हो, 40 में क्या होता, तो महीने में उधार लेने पड़ते थे 10 रुपये। और दूसरा, वहाँ की मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली वो है टाइपिंग, क्योंकि हिंदी टाइप नया नया आया था, उसमें किसी को काम था ही नहीं, अंग्रेजी का ही सारा काम था। तो परिणाम ये हुआ कि वो टाइपराइटर मुझे सौंप दिया गया। तो उस टाइपराइटर से मेरी स्पीड हिंदी में 50 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 70 वर्ड पर मिनट। अब उसके बाद एक शादी में कलकत्ता गया, कलकत्ता भी घूमा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं तो सबसे चपरासी के स्तर का कर्मचारी हुआ। एक जो बड़ा फॉरेस्टर टाइप का था, उसने 15 अगस्त की मिठाई ऐसे मेरे पास फेंकी और मैंने उल्टे उसको फेंक दी और छोड़ दिया। मैंने पिताजी को लिखा, मैं यहाँ त्यागपत्र दे रहा हूँ, मैं नहीं रहता। तो फिर CRST आया, हाई स्कूल किया 57 में, उसके बाद डिग्री कॉलेज आ गया। 1957 के टाइम पीरियड का अल्मोड़ा कैसा था, वहाँ के मोहल्ले कैसे थे, किस तरीके से लोग रहते थे? मैंने उसमें लिखा था, एक सामान्य ग्रामीण कहना चाहिए, वो आज का शहरी रूप नहीं था। और दूसरा, एक मध्यकालीन शहर था। उस मध्यकालीन शहर में नौले सब सुरक्षित थे, नौले से पानी भर के लाते थे, बिजली थी नहीं, और थपलिया मोहल्ले में हम लोग रहते थे। तो मैंने कभी एक आर्टिकल लिखा था, सरकार तुम्हारा अल्मोड़ा। उसमें ये था कि जैसे ये पटाल है ना, वैसा ही अल्मोड़ा भी रिजिड और पटाली में भी उतना ओपन नहीं है वो, इसीलिए अल्मोड़िया चाल का शब्द निकला है। तो इतना था नहीं, ब्राइटन कॉर्नर मैं हर रोज जाता था। और मुझे सबसे अधिक जो प्रेरणा मिलती थी विवेकानंद जी से मिलती थी। कभी कपिना के पास खुटकुनिया भैरव चले जाते थे, तो पंत जी भी आया करते थे। उनके मामा का वहीं पर, सुमिंदर पंत जी के मामा का घर भी वहीं पर लक्ष्मीपुर में था। तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, लेकिन बात करने में संकोच हमें होता था। उसके बाद अल्मोड़े की मुझे बाद में भी मैं गया, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली, जिन दिनों मैं नौकरी कर रहा था प्लांटेशन मजदूर की, ये वेस्ट अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न में हमारा आवास था खोल्टा। खोल्टा में जो व्यक्ति थे, उनके एक बेटे गोपाल दत्त त्रिपाठी कामटी में आर्मी के मेडिकल ऑफिस में कर्मचारी थे। और जो भी मरीजों के लिए उपन्यास वगैरह सारे आते होंगे, वो उनके साथ आकर के अल्मोड़ा पहुंच जाते थे। उनके वहाँ लाल कंबलों का ढेर था, किताबें बहुत थी, पढ़ने वाला कोई ना, पढ़ने वाला अकेला में ही था।
तो उन दिनों मैंने इतना पढ़ा है, सारे उपन्यास पढ़ डाले जितने मिले, 200-300 करीब पढ़े होंगे, लगातार पढ़ गया। सादत हसन मंटो भी वहीं पढ़ा, और भी इलाज जोशी के उपन्यास भी वहीं पढ़े, और ये आपके यमुना वैष्णव शो का शैलबाला भी वहीं पढ़ा। और परिणाम ये हुआ कि मैं भी लिखने लग गया। और वो क्या लिखा उस जमाने में, जन्मपत्री। उसका विषय था कि जन्मपत्री न मिलने से लड़के या लड़की का रिश्ता न हो पाना, उनका दुखी होना। और उन दिनों जो हिंदी में लिखता था वो अद्भुत हिंदी थी। यदि स्टेशन लिखना होगा, लौह पथ गामिनी गमना गमन स्थल, ये बता। और लालटेन लिखना होगा, ज्योति विस्तारक यंत्र। ऐसी विचित्र हिंदी उन दिनों चल रही थी। तो खैर वो जैसे आप ये फिल्मों का बता रहे थे ना अभी कि हम लोग उस समय फिल्में देखने जाते थे, हाँ। तो ये अल्मोड़ा वगैरह में भी फिल्में देखने जाते थे आप? हाँ, कुछ आपको फिल्मों की याद है? कौन सी एक बार फिल्में देखते थे? बताऊं, एक बार पिटा हूं मैं। ऐसा हुआ, मैं क्लास कट करके बैजू बावरा देखने कैपिटॉल में चला गया, सिनेमा वहाँ नैनीताल। इतने में पिताजी आ गए, तो मेरी पीठ पूजा अच्छी तरह हुई कि भाई पढ़ने आया है या एक बीज बावरा। तो वहाँ पिक्चर बहुत देखी मैंने उन दिनों, और ये अपने बेसुरे ढंग से वो एक एक आने की किताबें आती थी गीतों की, उनको भी। अल्मोड़े में, क्योंकि मैं वेस्ट अल्मोड़ा में था, अल्मोड़े के पास से वो रीगल सिनेमा है, तो 5:30 आने की फिल्म देखने के लिए सब देखा। और उसके ऊपर एक होटल था, उसमें एक ख़ास बात बताऊं, एक शब्द था बंड। बंड माने एक आने के आलू, एक आने की चाय। तो खैर उस समय जैसे फिल्में जब लगती थी तो कैसे पता चलता था कि कौन सी फिल्म लगी हुई है? वो बाहर से लगे रहते, इश्तिहार लगे रहते थे, सड़कों पर इश्तिहार लगे रहते थे, तो विज्ञापन तो होता ही था। जब आप बड़े हो रहे थे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप पिताजी के साथ बड़ा जाते थे, अपने उनके साथ ही रहे, तो आपने पहली गाड़ी कब देखी? मैंने पहली, देखो जब हम बचपन में नैनीताल जाते थे तो डोटियाल की पीठ पर बैठ के जाते थे। जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा, पहली बार मैं बस में बैठा, वो खैरना से काठगोदाम तक, और गाड़ी के हिलते ही मैं रोने लग गया कि क्या हो गया। अब रात काठगोदाम रुके, उस पिताजी ने कहा चल तुझे लाल कुआं दिखा लाता हूँ। 4 आने का टिकट लिया, साथ में ले लिया कुछ खाने का। उस 4 आने में पहली बार मैंने रेल की यात्रा की, और बंदर आया, पूरी उरी सब गायब कर गया। तो सामान्य बात है। और कुछ चीज़ आप नैनीताल में पिक्चर हॉल कितने थे उस टाइम पीरियड में? नैनीताल में एक तो था अशोक टाकीज, एक था कैपिटल, एक था रॉक्सी। रॉक्सी जिसे बाद में हमने कुछ और कहना शुरू किया, वो होटल है उसमें, ये नैनीताल बैंक के बगल में लक्ष्मी कहा गया। लक्ष्मी थिएटर के बाद एक नॉवेल्टी था, और नॉवेल्टी में मैंने भरत मिलाप फिल्म देखी। और नॉवेल्टी वो व्यक्ति है, वही जगह है जहाँ CRST के लड़कों ने कुणाल नामक नाटक खेला। कुणाल अशोक का बेटा, जिसको तिष्ठ रक्षिता ने अंधा कर दिया था, और जाकिर भारती कुणाल बने थे। इस टाइम पीरियड के महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जैसे एक 15 अगस्त 1947 के दिन आप कहाँ थे, और आप वो 15 अगस्त 1947 का दिन कैसे सेलिब्रेट किया था उस दिन, जहाँ पर भी आप थे? 15 अगस्त 1947 का दिन था, जैसे आप कहाँ थे उस दिन, और वो दिन कैसे सेलिब्रेट किया था? मैं नैनीताल में ही रहा होऊंगा, और सेलिब्रेट करने वाली बात तो सोच ही नहीं जा सकती भाई, है
ठीक है सुना हमने, कोई ज़्यादा जनता इतनी जागरूक नहीं है, तब भी नहीं थी। हाँ इतना है कि सुना हमने भी कि बुल्गानिन और खुर्शीव में आए थे, उनकी फ़ोटो भी आई थी, लेकिन हम वहाँ गए हो ऐसा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात थी साधन नहीं थे। 5 रुपये का महीने का मकान लिया था लॉन्ग व्यू में, और उसमें पैसे पूरा चुकाना मुश्किल होता था। तो इसलिए कहीं जाने का सवाल नहीं था। उसको हमने ये सारी सुनी हुई बातें हुई ना। 10वीं तक पहुंचने तक आपने 3 जगह बदल दी हैं, मझेड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा। हाँ। तो एड़देव एड़देव पर मेरा एक आर्टिकल है, बल्कि उसमें छपा है, महाद्वीपों के आर पार में। एड़ादेव मुझे इसलिए पसंद आया, वो बड़ा जंगल था और उस जंगल में दादी रहती थी। दादी चाय के बागान, चाय के खेतों में जाके चाय मसल के लाती थी। गधेरे में जाते थे, वहाँ से पानी लाते थे। भालू बहुत होते थे, और पिताजी ने कह रखा है दिस बाघ दिखाई दे खड़े हो जाना, कुछ नहीं करेगा। और एक सबसे बड़ी बात उन दिनों की मैं आपको बताऊं, जो बहुत याद करने लायक चीज़ें हैं, कि वनों का और वन्य पशुओं का जितना विनाश आपके जंगलात ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। एक नाथू सिंह फॉरेस्टर थे, तो डीएफओ साहब का है उनका, नाथू सिंह या निशाना लगा तो देखो, ऐसा गजब का निशानेबाज कि 1-2 काकड़ एक साथ सिर भिड़ाए हुए दोनों मार दिए। और जितना सत्यानाश उस ज़माने में हमारे वनों का हुआ है, अल्मोड़े वालों को बांस के कोयले देने के लिए जो बढ़िया से पेड़ थे सब काट डाले गए। उनको काट करके भट्टियों में कोयला बनाया गया। तो जितना सर्वनाश वन विभाग ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इस टाइम पीरियड में जो जैसे लोगों का मेन पेशा क्या होता था, काम धंधा क्या करते थे लोग? ऐसा ना, पूरा पहाड़ ये पशुपालन और खेती पर निर्भर था। दूसरा, जो बाहर गांव के लोग थे जो नगरों के पास रहते थे, उनका काम था कि वो लकड़ियाँ काट करके वो बेचते थे, दूध लाते थे बेचते थे, सब्जी लाते थे बेचते थे। और जितने अपमानित इन शहरी लोगों ने बाहर गांव वालों को किया उतना किसी ने नहीं किया। लकड़ी वह ला रहा है, सब्जी वह ला रहा है, और उसका कोई सम्मान नहीं। आपने देखा होगा कि जो आपके कुमाऊं परिषद बनी, क्या नाम था उनका, है अभी मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने आपके देखिए, पहली बात शैलेश मटियानी अपने चाचा के बूचड़ खाने में बैठते थे, और उनको ये टोका जा सकता है कि बूचड़ खाने में बैठने वाला लड़का सुमित्रानंद पंत और इलाचन जोशी बनने की सोच रहा है। अल्मोड़े ने बहुत डिमोरलाइज किया है इलाकों को। गांव के बच्चे को उठने ही नहीं दिया। छोटी उम्र में आप भी गांव से नैनीताल जैसे शहर में या अल्मोड़ा जैसे शहर में आए, आप भी एकदम गांव से ही आए थे, तो वो एडजस्टमेंट कैसे किया आपने उस टाइम पीरियड में? पढ़ना था, एडजस्टमेंट क्या करना था। अम्मा रोटी खिला देती थी, मैं स्कूल चला जाता था, उसके बाद घर आ गए, फिर बच्चों के साथ खेलने में लग गए। तो एडजस्टमेंट का कुछ नहीं था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं परिस्थितियों से मैं सोचता था कि कितनी इनकी है
परेशानी कितनी है आम जनता की, क्योंकि मैं गांव का ही था। और ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ पुराना क्या था कैसा था, उस जमाने में तो इतनी थी नहीं अकल। लेकिन अब जो मैंने उसको अपने अतीत को झांकने की चेष्टा की, तब मुझे सारी चीज़ें अनुभव हुई क्या था। और मुझे कुलियों के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं लगती थी। जब मैं मेड बना तो किसी मजदूर को कोई सुविधा देने के लिए तैयार रहता था। उसके बाद प्लांटेशन मजदूर हो गया। उसके बाद फिर इंटर किया, इंटर के बाद मैं डिग्री में आ गया। आप एक ब्राह्मणिकल फैमिली में पैदा होते हैं, ये उसके प्रिविलेज है कि आपको आसानी से पढ़ने के लिए मिल जा रहा है, कम से कम पढ़ने के लिए तो मिल रहा है। हाँ। लेकिन जो उस टाइम पीरियड का सोशल स्ट्रक्चर है, बाकी लोगों की और जाति के लोगों की, उनकी कैसी स्थिति होती थी? नहीं देखिए, एक तो ऐसा है कि हमारा गांव ब्राह्मणों का गांव है और वृत्ति आधारित गांव है, जजमानी पर आधारित। इसलिए उस ज़माने में ये हम वृत्ति वालों को धनिया कोट के लोगों ने पाला है। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जब वो अनाज देते थे निश्रस में तो सूप भर के देते थे। और उन दिनों जो शोभन सिंह जीना वाला चला ना, खस और ब्राह्मण वाला, भले ही उसका औचित्य बहुत इसलिए था कि बहुत जो ग्रामीण समाज था उसको अल्मोड़े के दीवान और शहरी समाज ने बहुत पद्दलित किया। और उस शोभन सिंह जीना का उद्देश्य था उस कुमाऊं के राजपूत कहे जाने वाले परिवारों को जागृत करना। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका कि भाई तुम हिस्से में तुम भी हो, तुम्हारा भी अस्तित्व है, तुम किससे छोटे हो। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा रुख अपना लिया। हम लोग ब्राह्मण होने के नाते बुरी तरह पिटे हैं अपने विद्यालय में। एक और तो ग्रामीण ठाकुर परिवार था, उनके साथ हमारी पूरी आत्मीयता थी। वो हमें बहुत सम्मान करते थे, हम भी सम्मान करते थे। और एक खड़क सिंह जी वहाँ के थोकदार हुआ करते थे, बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे। तो वो हम छोटे बच्चे भी तो गुरु पहला कहेंगे। उसके बाद परिणाम क्या हुआ फिर? यदि ये ठाकुर है कहना हुआ तो यूँ, और जो ब्राह्मण है लिन। मैं बताता हूँ, एक समाज को विकसित करने वाली एक थ्योरी जब सामान्य आदमी में आती है तो उसमें कई विकार आते हैं। मेरे पिताजी के साथ एक सिराड़ का नारायण सिंह था जो 30 साल हमारे साथ रहा। और वो आदमी था, उससे बढ़िया, उससे वफादार अपना भाई नहीं हो सकता, कहीं भी जाने को तैयार। एड़ा दुबे हमारे साथ रहा। वहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड और एक और दूसरे थे। उन दोनों ने, जो कि कुमाऊं राजपूत से ज़्यादा प्रभावित थे, उन लोगों ने उसको वो पट्टी पढ़ाई तो फिर हमारे वहाँ नहीं आया। मैं तो बाहर तक भी जाता रहा। ये सोसाइटी एक दृष्टि देती है और वो समाज में कितने गहरे और कितने उल्टे अर्थ ले लेती, इसका परिणाम है। तो मेरा जो लेख है, कुछ है एडजो पर कुछ है, तो उसमें मैंने सारा लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ समाज धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, और आज भी आप इस देखेंगे कि वो मानसिकता गई नहीं। भाई इतना पढ़ लिख गए, सारी चीज़ हुई। आप बटरोही जी को देखेंगे, वो खर्च से ही शुरू करते हैं।
तो मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा, मैंने कहा मुझे बड़ा पश्चाताप है कि मेरे पूर्वज खर्च नहीं थे। फिर से मैंने सारा दिया कि भाई खर्च थे कैसे। कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और रति थी। कश्यप का कश्यप और खर्च है, हमारी ओरिजिन एक है, उसको मैंने दिया है। तो वो हमारी प्रवृत्ति सबसे बड़ी कमी क्या है, इलेक्शन के कारण ये आई कि भाई ब्राह्मण हरिजन भाई भाई ठाकुर जाति कहाँ से आई। एक नारा लग गया, दूसरा नारा दूसरा। तो इन इलेक्शंस ने हमारी सामाजिक एकता को खंडित किया है। और इसके अलावा जब वो ग्राम स्तरीय हुआ, जो ग्राम पंचायत वगैरह में जब इलेक्शन शुरू हुए तो उन्होंने और बिखरा दिया उसको। मुझे याद है पहला जब गांव में सभापति का चुनाव हुआ था तो एक आंगन में सारे लोग बैठे, गांव के सयाने लोग, उन्होंने आपस में बात की, भाई ये आदमी के पास फुर्सत भी है और ये काम का है, इसको दे दो। ये आप पहले पंचायत चुनाव की बात कर? हाँ, पहले पंचायत चुनाव। तो उसमें कोई द्वेष नहीं था, कोई वो नहीं था, झगड़ा नहीं था, आपस में सौमनस्य था। और आज आपने गांव के भीतर भी वैसी फूट पैदा कर दी है। इलेक्शन होते थे तो उन दिनों इलेक्शन जो 52 का इलेक्शन हुआ उसमें हर कैंडिडेट का एक डिब्बा होता था और डिब्बे लगा दिए जाते थे, जो जाता था डिब्बे के ऊपर ही रखाते थे। और जिसको और प्रेजाइडिंग अफसर ने जिसने चाहा उसको। तो कांग्रेस का पहला इलेक्शन है वो एक प्रकार से गड़बड़ इलेक्शन है, इस सेंस में कहना चाहिए, क्योंकि न मतदाता को होश था और न मतदान की सिस्टम इतना बन पाया था। बाद में भी खराफात अच्छी तक नहीं हुई। तो आपने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद आपने साथ में 2 नौकरियां कर ली, उसके बाद फिर आपने इंटर किया। इंटर के बाद बीए किया। इंटर कहाँ से किया आपने? इंटरमीडिएट सीआरएसटी से। वहीं से किया। हाँ। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? डीएसबी। डीएसबी नैनीताल में गए। तो उस टाइम पीरियड का डीएसबी किस तरीके का था? देखिए एक बात बताऊं, डीएसबी 2 महापुरुषों की कल्पना का बिंब था, गोविंद बल्लभ पंत जी का और दान सिंह मालदार का। दान सिंह जी का 4 करोड़ रुपया पाकिस्तान में फंस गया था, तो पंत जी ने उनसे कहा यदि तुम इसको कॉलेज बनाने के लिए देते हो तो मैं व्यवस्था करता हूँ। तो इसलिए उन दिनों दीप सिंह जी के नाम से विद्यालय खुला। पंत जी चीफ मिनिस्टर थे। एक से एक सेलेक्टेड अध्यापक आया, क्रीम था पूरी यूपी का, क्योंकि 2 ही कॉलेज खुले थे, एक ज्ञानपुर और दूसरा डिग्री कॉलेज नैनीताल। तो कमीशन से एक एक व्यक्ति छांट के आया था। ये नहीं कि बहुत अच्छे थे या बुरे थे, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर सिलेक्शन था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस पर भी ये एएन सिंह तो हमारे ज़माने में नहीं थे। यदि आप एएन सिंह जी के बारे में पूछना चाहें तो मैं पद्मावत पंत जी उनके साथ रहे, कैसे डिग्री कॉलेज खुला, ये सब बता सकते हैं। तो हमारे ज़माने में के.एन. श्रीवास्तव प्रिंसिपल थे, विकराल व्यक्तित्व, और डॉक्टर आई.के. गंजू एकदम गोरे वाइस प्रिंसिपल। तो लोग कहते थे दुनिया में तो रात और दिन अलग अलग आते, एक के बाद एक आते हैं, इस डीएसबी में रात दिन एक साथ आते हैं।
गंजू साहब तो अंग्रेजी कश्मीरी हुए और के.एन. श्रीवास्तव भयंकर काला व्यक्ति, लेकिन अनुशासन बहुत तगड़ा था। तो हम लोगों ने, यदि हमने पढ़ लिया तो कई मामलों में ये के.एन. श्रीवास्तव की देन मैं अपने लिए मानता हूँ, क्योंकि एक डिसिप्लिन था। और दूसरी चीज़ है कि जिस अध्यापक के कक्ष में अनुशासन नहीं होता था, के.एन. श्रीवास्तव पीछे बैठ जाते थे। मुझे उनकी याद इसलिए है, वो चीज़ें बहुत याद करने की है। उनका जो पियोन था, अर्दली था, वो तेज सिंह, ये पान सिंह का पिता। अब फीस माफ नहीं हुई, गए प्रिंसिपल के पास, तो तेज सिंह जी कहेंगे ये नल से नल आँख में पानी लगा ले जाओ, और आँख में पानी लगा के फीस माफ। दिखने में सबसे विशाल, भयंकर, लेकिन दिल का इतना कोमल, कह नहीं सकते। यदि मैं पढ़ गया तो उसमें के.एन. श्रीवास्तव का बहुत बड़ा योगदान है। फीस माफ हुई, बीमार पड़ा तो 100 रुपया अलग से दिया, और जब उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ, विद्रोह क्यों हुआ कि ए.एन. सिंह का जो ए.एन. सिंह हॉल था, उसका जो हम लोगों ने छात्रों ने मिल करके श्रमदान से लाइब्रेरी का अपना शुल्क दे करके जो बनाया था, उसको उन्होंने संपूर्णानंद भवन कर दिया। इससे इतना विद्रोह हुआ कि उनको रात के अंधेरे में भागना पड़ा। अब जिन दिनों हमारी फ़ोटो बन रही थी, फ़ोटो ग्रुप बन रहा था, तो आने को ही तैयार नहीं। लेकिन मुझे वो इतना अच्छा मानता था, जब मैं गया मैंने कहा साहब आपको तो आना ही, क्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तुम कहते हो तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। और बाद में 8-10 साल बाद भी वो आदमी आया, तो उसने हमेशा मुझे याद किया। मैं जानता हूँ मैं माध्यमिक से नहीं उठ पाया, इसका कारण था के.एन. श्रीवास्तव नहीं था। तो फिर तो हो गया वो शर्मा और वहाँ सब कुछ हुआ, उसको छोड़िए। लेकिन इस ज़माने में डीएसबी एक अलग ही चीज़ थी। आगरा यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप क्लास विद्यालय था, और एक्सटेंशन लेक्चर्स होते थे, इसके अलावा कार्यक्रम होते थे, बाहर से भी लोग आते थे। और एक दिन की मुझे याद है, गोविंद बल्लभ पंत जी आए थे, और के.एन. श्रीवास्तव जी को ये आदत थी कि अपनी तारीफ करने लगते थे। वो जब वो अपनी कॉलेज की बात करने लगे तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा मुझे सब मालूम है। कॉलेज के टाइम पीरियड की आपको अपनी दोस्ती वगैरह कुछ ऐसा याद है? मेरे बहुत से दोस्त हैं, देश थे और होंगे भी, याद भी। उनमें से बहुत से तो बाहर चले गए, और प्रयाग वगैरह तो बात के हैं लोग। एक मेरी सहपाठी थी, उसकी डेथ हो गई 62 में। बहुत से लोग हैं, एक मुझसे भी बहुत बड़े थे, उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन ऐसा था, हमारी जो टीम थी ना, हमारी एक कमी और थी, हमें एक बीमारी थी, हम मार्क्सवाद पर, साम्यवाद पर, कम्युनिज्म पर बहुत डिस्कस करते थे। और इसके अलावा कभी मधुशाला, कभी हलाहल गाते हुए माल रोड में चलते, कभी कभी 12 बज जाते थे, और दादी प्रतीक्षा करती थी कब आएगा, अब आएगा। अब जब बच्चे मेरे देर से आते, मैं मानता, मुझे लगता है कि मेरी दादी ने कितना भोगा होगा। और गा रहे हैं अपना सुरा के साथ ही, तुम सब लौट कभी जब आओगे और हमें पाओगे, तुम कुछ और हमारी दुनिया को कुछ और। आंसू के 192 छंद पूरे याद।
मेरे व्यक्तिगत जीवन में दो व्यक्तियों का बहुत महत्व है। मैं इंटर कॉमर्स का विद्यार्थी, कॉमर्स लेने के लिए लखनऊ जाने के साधन न होने के कारण मैंने आर्ट साइड ज्वाइन की। मुझे दो व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरा निर्माण किया है और दुर्लभ है। एक थे हमारे इतिहास के अध्यापक अवध बिहारी लाल अवस्थी, घोर जनसंघी, लेकिन भारत का ऐसा भक्त कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। स्कंदगुप्त 3 दिन हूणों के साथ संघर्ष करने में उसको 3 दिन जमीन पर सोना पड़ा, और गुरुजी क्षितितले शयनीय ये नीता त्रियामा आँखों से आंसू। स्कंदगुप्त को 3 रात जमीन पर सोना पड़ा और गुरुजी रो रहे। और जहाँ समुद्रगुप्त की बात आई तो आर्यो भाव। उस व्यक्ति का कमाल ये है कि मैंने सारे शिलालेख याद कर दिए। और जब दीदी कह ससुराल गया तो उसे कहती थी, बहुआ तू जरा पूजा करा दे। सारे शिलालेखों से कर रहा है। कौशलक महेंद्र महाकांतारक व्याघ्रा कौराल मंटराज, वो चढ़ाने के लिए। और लोग समझते थे बड़ा धार्मिक है। सारे शिलालेख याद हो गए थे मुझे। आज जो मैं इतिहास में काम कर पा रहा हूँ, उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरे गुरु मुझे मिले विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, काया पलट कर दिया। इतना पढ़ने वाला, इतना चिंतक, इतना, आप आश्चर्य करेंगे कि सिनेमा भी हम लोग साथ साथ जाते थे। जितना उन्होंने, हिंदी वालों को तो पता ही नहीं होगा जो किताबें उन्होंने पढ़वा दी। वी राघव उनका सब ऐसे और कहाँ कहाँ लौंजाई ने सब पढ़ दिया, और उसी पढ़ने में फर्स्ट क्लास रुक गई। लेकिन जो उनका मुझे दिया हुआ है ना, मुझे आज भी आनंदवर्धन पूरा तैयार है। मैं विश्लेषण कर सकता हूँ, डेप्थ में जा सकता हूँ। जो तर्क शक्ति है, जो विश्लेषण शक्ति मुझे दी, इत्थम्भूत करने की ताकत उन्होंने मुझे दी। और सबसे बड़े जो चीज़, क्वेश्चन करना। परिप्रश्नेन से होया। मैं बाद में बच्चों से कहता, तुम क्या कर रहे हो? यदि मैं कहूँगा कि रामचरितमानस की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की तो तुम ये लिखाओगे। कहो तो सही कि आप गलत कह रहे हैं। तो दो टीचर्स का मेरे पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतिहास मुझे अवस्थी जी ने दिया, और इतिहास को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता मुझे उपाध्याय जी से मिली। ये तो आपके टीचर्स की बात हो गई। हाँ। आप किस तरीके के टीचर है? ये तो बच्चों से पूछो। मैं खुला था। मैं अध्यापक तो आज का ढंग का अध्यापक तो रहा ही नहीं। मैं चाहता था बच्चे सवाल करें, और यहाँ तक कि हमारे जो आपस में, मैं अक्सर जब निबंध पढ़ाता था तो मैं सबसे पीछे बैठ जाता था और ब्लैक बोर्ड पर सब्जेक्ट लिख देता था। उसके बाद बच्चों से कहता, सोचो सोचो सोचो। एक पॉइंट आया, बच्चे ने लिख दिया, उसमें सुधार करता था केवल कि भाषा में ही ठीक है। और हमने जिन बच्चों को डिबेट में तैयार किया, मेरा वही शैली थी। सोचो, घोटो मत, सोचो, पक्ष में भी सोचो, विपक्ष में भी सोचो। जो पक्ष में बोल रहा हो पक्ष में सोचे सोचे सोचे, लगातार सोचो। और जो प्रतिपक्ष में बोल रहा है वो उसको उल्टे सोचे। और अभी तो एक मेरे कई तमाम विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी भाई टॉप पोजीशंस में रहे हैं। और एक मेरा इतना प्यारा विद्यार्थी था, उसकी कोविड में डेथ हो गई। बहुत अच्छा ओरेटर। इसलिए मुझे
मेरे सारे बच्चे जो है ना, उन्होंने मुझे भले ही चाणक्य नाम दिया हो, लेकिन मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं थे। एक और दूसरा, फ्रेंडली एटमोसफेयर। मृगेश पीछे बैठता था, मैंने कहा तो आगे बैठ। मैंने एक कोई राकेश श्रीवास्तव था, वो एक लेख लिख के लाया, मैंने उसे 8 बार लिखवाया। तो जो टीचर है उसको फ्रेंडली होना चाहिए। जो आप ये चाणक्य वाली बात कह रहे हो ना, ये मैं आपके जितने भी स्टूडेंट का आपके बारे में कहीं पर कोई बात होती है तो ये नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है आपके साथ, चाणक्य का? हाँ, उसका ऐसा हुआ, बीए पार्ट 1 में सत्यकेत विद्या अलंकार की था, जीवनी थी, ये उपन्यास गई है, चाणक्य थी। अब हमारे क्लास में एक जो बाहर से आया लड़का था, उसको नाम देने की बड़ी बीमारी थी। अब वो किसी का नाम पीली दुअन्नी, खोटा सिक्का, कुछ भी रख देगा वो। और मुझे लगता है मैं थोड़ा एबनॉर्मल तो रहा ही होऊंगा। तो मुझे जो नाम मिला, यदि मैं वहाँ से निकल के डीएसपी से अन्यत्र जॉब कर लेता तो शायद इतना प्रचलित नहीं होता। और वहाँ उस ज़माने में ये स्टूडेंट में बड़ी वो रहती है ना, जैसे हमारे जीवन पंत हैं, अब वो पढ़ाते समय इधर से उधर जाते थे तो पेंडुलम हो गए, है नहीं। एक हरिशंकर जोशी थे, वो बड़े विद्वान थे, संपूर्णानंद जी के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन जब वो बाजार से कद्दू लेके आ रहे होंगे, कद्दू गिर गया। अब एक लड़के ने कहा था, माँ साहब कद्दू गिर गए, कद्दू गिर गए। अब माँ साहब शांत हो गए, कुछ होता तो नाम नहीं होता उनका, अब वो कद्दू माँ साहब हो गए। किसी का नाम एवोग्रेडो, किसी का ये चलता है। ये आप लोगों को नाम है? आप लोगों को पता होता था कि किसका नाम क्या है आपस में, टीचर? हाँ हाँ। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता था कभी ऐसे? नहीं, बुरा क्या लगना है। एक दिन एक उप्रेती था, प्रमोद उप्रेती, बच्चों की आदत होती है ना, वो चाणक्य चाणक्य कहे। मैंने कहा यार तू कौन सी नई बात कर रहा है, मेरी वाइफ भी मुझे चाणक्य कहती है। तो इसमें बता दो, नाम तो हर जगह रखे जाते हैं। आप जरा सा अध्यापकों को खास ये उपहार होता विद्यार्थियों का, लेकिन उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आपके में जो भी आपके स्टूडेंट रहे, आपका सबसे बड़ा अच्छा संबंध है, आप उस तरीके से कहीं पर को, जबकि टीचर की वाली इमेज जिस टाइम पीरियड में आप पढ़ा भी रहे एकदम सख्त रहेगा और छड़ी के दम पे पढ़ाएगा, इस तरीके से चलता है। जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, बच्चे मेरे सदा कंट्रोल में रहे। उसका एक कारण था। एक बार ऐसा हुआ कि एक अध्यापक ने एक लड़के को नकल करने में पकड़ लिया। तो लड़का उनसे भिड़ गया। मैं गया, मैंने कहा भाई तो बता, मैं होता क्या करता तू? उसने कहा आप भेदभाव तो नहीं करते। मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है, मैंने कहीं पर भी गलत काम नहीं होने दिया। गलत का इन सेंस में कि शैल बिहारी लाल गुप्ता जी का बेटा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था। अब सारे डिग्री कॉलेज के लोग आ गए, हिंदी विभाग वाले, कि साहब ये तो प्रिंसिपल साहब का लड़का फेल हो गया। मैं ऊपर गया एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने कहा बताइए एग्जामिनेशन रूम में, मैंने कहा सबसे बुरी तरह लड़का कौन फेल है? एक भवाली का था, पता नहीं। मैंने प्रिंसिपल से कह दिया पहले मेरा वार्ड पास होगा तभी पास। नहीं हो पाया, बल्कि राकेश जी ने अपनी जीवनी में उसको लिखा भी है इन्होंने। तो बड़ी चीज़, आप जहाँ आप ईमानदार हैं, निष्प्रिय हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं,
और किसी का बुरा नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, मेरी एक पॉलिसी और रही है, रस्टिकेट करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सफाई के पक्ष में। संयोग से एक बार मुझे कोटाबाग में उन्होंने बना दिया सेंटर सुपरिटेंडेंट, और कोटाबाग सबसे बदनाम था इलाका, बाजपुर गदरपुर कहाँ के बच्चे आते। एक सिर्फ मेरा साथ दिया कर्नैल सिंह ने, एक मेरा बागवाला का चपरासी था, वो मेरे साथ था। तरीका यही था कि सारे टटोल दो और जो सामान मिले जला दो। तुम्हें आश्चर्य करोगे, वो बच्चे जाते समय ऐसे गए जैसे मैंने उनका उद्धार किया। कोई फ्लाइंग स्क्वाड आया, कोई मिला ही नहीं किसी को। तो स्ट्रिक्ट तो तब भी रहा मैं, बाद में भी रहा, और यहाँ तक कि मूल्यों के बारे में मैंने कभी समझौता नहीं किया। मेरे लड़के को GIC रामनगर में 8 मास्टर ने 50 में 40 नंबर दे दिए। मैंने कॉपियाँ खुलवाई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार यदि तुम इसको 50 में 40 दे रहे हो तो इसको क्या दोगे जिसका सबसे योग्य है? काटिए, मैंने कहा 20 रखिए। इम्पार्शियल होना और तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, साहब तो बनो ही मत। मैंने तो इतने प्रयोग किए हैं, अब 12 वर्ष मेरी पढ़ लीजिए, तो 12 में इतने प्रयोग हैं कि भाई, जैसे मैं जब बागवाला में पहली बार प्रमोशन हुआ, मैंने 8x3 की मेज़ बनवाई, और मैंने कहा हर आदमी, हर कर्मचारी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने कहा चपरासी, मैंने कहा चपरासी आदमी नहीं है क्या? बैठते थे, सारी चीज़ें दोनों। GIC कोटाबाग में इलेक्शन ड्यूटी लगी। अब वो जमादार की जिसकी पत्नी बीमार थी, उसको ड्यूटी में लगा दिया इन्होंने, जबकि वो चौकीदार की ड्यूटी नहीं लगती इलेक्शन में। तो अब उसके बाद जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने कहा भाई इस बार होली के बाद दावत होगी, और लेकिन दावत का सारा सामान रमेश लाएगा। जो पांडे गांव वाले थे तो भाग गए, बाकी सबने खाया। मैंने अपने गांव में, जब गांव में हरिजनों का पानी नहीं था, क्योंकि उनका जो धारा था वो पानी कहते हैं, वहाँ क्रियाकर्म में होता था, वो सूख गया। अब लोगों ने कहा नहीं साहब, अब वो परेशान बेचारे पानी कहाँ से लाएं, खैरना से लाएं तो 1 किलोमीटर नीचे और जाओ। तो मैंने अपने हलिये से कहा कल को मैं तुम्हारे वहाँ खाना खाने आ रहा हूँ। ये 62 की बात है। और उनका नहीं महाराज ये हम नहीं करेंगे, गांव में अंधेर। मैंने कहना मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ रमेश इंजीनियर हैं, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे बुआ का लड़का है। हम 2 जने गए, हमने उनका खूब आराम से भात खाया और कहा कि अब तुम्हें यदि पानी भरने से मना करें तो उनसे कहना उनका लड़का तो हमारे वहाँ खाना खा के तुम अनोखे ब्राह्मण। विद्रोही स्वभाव मेरा रहा है, मूल्यों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। इस तरीके के नेचर की वजह से तो बड़ी सारी प्रॉब्लम भी आती होंगी। हाँ, तो जैसे मान लिया आप ये 62 में कह रहे हो, कास्ट वाली बात कहीं पर को, तो इसके बाद आपके गांव में, घर में कुछ उस तरीके का विरोध नहीं कई लोगों ने बदला, कई लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया, नए बच्चों ने। एक रमेश त्रिपाठी है, कम्युनिस्ट है, उसने भी खाया। ये तो बहुत परिवर्तन हो गया। और मेरा एक मित्र था, वो अल्मोड़े में DSO हो गया, हरिजन था। अब उसने मुझे खाने के लिए बुलाया, मैं गया उसका। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा। कुमाऊँ का टॉप क्लास ब्राह्मण उसका चपरासी,
और जवाहरलाल ठाकुर उसका रसोइया। मैंने कहा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आप कुमाऊं में कास्टिज्म को कैसे देखते हो कि आपके टाइम पीरियड में और अभी के टाइम पीरियड में, जो आप जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम पीरियड में, आपको लगता है कि कास्टिज्म जैसा था वैसा ही रहा हुआ है या नहीं, और ज़्यादा गहरा हुआ है? परिवर्तन हुआ। देखो, एक बात बताओ, दोनों धाराएं साथ साथ चलती हैं। एक और कट्टरपंथ भी चलता है, दूसरी उदारता भी चलती है। तो ये मत सोचिए कि धारा एक और चलती है। अब एक और साहब बिल्कुल नक्षत्र देख करके, जाति देख के, गोत्र देख के शादी हो रही, लव मैरिज हो रही। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ पुराणपंथी, फिर बाहर जॉब में लग गए तो आदमी जहाँ से बाहर निकला ना, गांव से आदमी बाहर निकलता है तो खुल जाता है। और ये भी बता दूं, जो ये कहते हैं कि गांधी ने जातिवाद को दलितों को समाप्त किया, गांधी ने नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किया। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, कबीर को नहीं कर पाया। वो तो उसको आगे से एक प्रतिनिधि आ गए ना गांधी। वो उदार था, भोग चुका था, व्यावहारिक था। लेकिन सवाल यह है कि आप किसी कारखाने में या महानगर में रह रहे हैं, ये एक जमादार को मिला है कमरा, बगल में किसी ब्राह्मण को मिल गया, कब तक? पर इसमें ये भी तो है, जैसे वो उसी शहर से गांव जाएगा तो फिर वो सेम जैसे जाति में रहता है वैसा ही रह जाएगा। गांव में दिखावा करेगा, लेकिन ऐसा है, इसके लिए हमें माहौल बदलना पड़ेगा। भाई, जब आप ये हिंदुत्व ला रहे हैं ना, अब मैं हर एक से पूछ रहा हूँ तो कहाँ का ब्राह्मण है, कहाँ का क्या है। भाई, कैसे लाओगे देश को आगे? तो आपने शुरुआत करी यहाँ जीआईसी नैनीताल से, फिर आपके ट्रांसफ़र वगैरह भी हुए कुछ इस तरीके के? हाँ, जीआईसी में मैं 75 में तक रहा। 75 सन में इमरजेंसी लगी और ये जो लोगों को अनिवार्य ट्रांसफ़र की बात आई, तो मुझे जीआईसी पिथौरागढ़ मिला। और हमारे हरिश्चंद्र सती थे, बड़े अच्छे अध्यापक थे, बड़े मेहनती थे, उनको डीडी हाट मिला। रमेशचंद्र सती टिहरी गए। संयोग हुआ कि वो सती जी वाला तो कैंसिल हो गया, वापस आ गए। बहुत अच्छे आदमी, बड़े मेहनती आदमी। और हरिश्चंद्र सती एक अद्भुत अध्यापक, कि वो बच्चों को नाटक सिखाते थे, अभिनय सिखाते थे, और हर साल उनकी एक पैंट घिसती थी। और मुझे पिथौरागढ़ मिला। उन दिनों संयोग ये हुआ कि हमारे प्रिंसिपल की लड़की की शादी थी, तो सब लोगों ने 10-10 रुपये चंदा दिया। हरिश्चंद्र सती प्रधान साहब भक्त थे, उन्होंने अपनी ओर से 35 रुपया और दिया, 50 रुपया और दिया। तो जब ट्रांसफ़र हुआ, मैंने कहा, गुरु जी, मैंने सती जी, मैंने तो 10 ही दिए थे, मुझे पिथौरागढ़ मिले, हमने 50 ज़्यादा दिए, 55 किलोमीटर आपको मिला। लेकिन मुझे पिथौरागढ़ भी अच्छा लगा। 75 का पिथौरागढ़ किस तरीके का था? 75 का पिथौरागढ़ ऐसा था, रास्ते तो कच्चे ही थे। जब कैसे गए थे पिथौरागढ़? मैं गया रोडवेज की बस में, नैनीताल से गए और शाम को पहुँचे। वहाँ डॉक्टर राम सिंह मेरे परिचित थे, साथी थे। तो बिना सोचे समझे सामान उनके वहाँ लाद दिया। दूसरे दिन मुझे वहाँ मकान मिल गया। तो जब आते थे तो धूल भरी अति शोभित श्याम जो चितई के पास आकर के धूल झाड़ सारा धूल से भर जाते थे। लेकिन मुझे पिथौरागढ़ चलेगा। पिथौरागढ़ ने मुझे बहुत सम्मान दिया। नई चीज़ ये थी कि मैं खुला था, पढ़ा था मैंने, और आम तो अध्यापक पढ़ता नहीं है। दूसरा, मैं वक्तृता अच्छी देता था और निर्द्वंद था, किसी की परवाह नहीं थी।
तो पिथौरागढ़ में बहुत दिया। आप इस बीच घूमे वगैरह भी? घूमना तो एक तो लगभग उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल लिखने में मुझे बहुत घूमना पड़ा। आप ये कह सकते हैं जगह जगह पर जहाँ से ये पुरोला से लेकर के आपके नेपाल में बैतडी तक, तो जहाँ स्पॉट्स थे वहाँ हम गए, स्पॉट्स खोजा, फिर जो मान्यताएं थी उनको फिर बाद में लगा ये नहीं दूसरी जगह, तो फिर उसको किया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है मैंने पहाड़ के 50% जो खास स्थान थे उनको देखा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि ये कमी हमारे पुराने इतिहासकारों की या समकालीन इतिहासकारों की रही, वो उन स्थानों को पहचान नहीं पाए। उनके पास उतना साधन भी नहीं थे और दूसरा उनकी दृष्टि भी नहीं थी। मुझे नैनीताल में रहने पर सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि मुझे 1862 से लेकर 1971 तक के सारे डिटेल मैप मिल गए। दूसरा ये रहा कि संस्कृत और हिंदी का जानकारी होने के कारण मैंने पाठ को यथावत लिया। तीसरा, एक अकस्मात मुझे फ्लैश हुआ कि गांव का नाम, खेत का नाम तो जो भी रखेगा अपनी बोली से रखेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम संस्कृत से आते हैं, जबकि हमको गांव की बोली से आना चाहिए। लामा चौड़ है तो लामाओं के रहने, चौड़ मानने इलाका हुआ, वहीं पर होना चाहिए। फूल सिंह का फूल चौड़ है, अब आप पुष्प उद्यान कहेंगे, क्या होगा? इन्होंने सारी गड़बड़ी की। मैंने ये किया, यदि वो कहता है कि डभा में हमने इलाका दिया, जैसे पशुकुल अवतार है, अब वो पशुकुल उन्होंने कहा पशुकुल है, तो डबराल साहब ने कहा पशु माने गायों का रहने का स्थान अर्थात खरक। अब उन्होंने खरक लगा दिया। जो मेरा इंटरप्रिटेशन था वो था पशुकुलावतार कर्मान तो कोण कलिका गंगा ग्रामे गुणेश्वर वल दीपक करण भूमि भाग सहित पूरा जो दे रखा है। जब हम किसी गांव के आदमी को खेत भी देते हैं ना, इसके पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में, तो वही दान पत्र में। परिणाम ये हुआ कि ये पहचान नहीं पाए और मैं उसको प्रत्यक्ष कर गया। 75 के टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी लगती है, फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो संजय गांधी वाला बड़ा, आपको याद है वो हाँ दौर? हाँ, वो किस तरीके का दौर था और क्या क्या चीज़ें चल रही थी? अच्छा एक बात बताऊं, संयोग ये रहा कि जीआईसी नहीं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में जो डीएम थे वो डबराल साहब थे। डबराल साहब बड़े जेनरस आदमी थे, ऐसे कट्टर नहीं थे। जबकि हमारा ही एक साथी जो लोहाघाट में एसडीएम था, उसके आतंक से गांव वाले जंगलों में छिपते फिरे। था गरीब आदमी। देखिए मैं बताऊं, एक पियोन का लड़का पढ़ करके एसडीएम हो गया और उसकी सिंपैथी उनके साथ नहीं रही। नसबंदी के चक्कर में गांव वाले चिपके रहे उसमें, और हमको डबराल साहब का पता भी नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ कि हिंदुओं पर अत्याचार उन लोगों ने ज़्यादा किए जो कन्वर्टेड थे। जिन हिंदुओं ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उन हिंदुओं ने हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार किए बजाय जो ओरिजिनल मुसलमान थे उनने किए। क्यों हुआ होगा ऐसा? आपकी नज़र में मुझे असली मुसलमान बनना है ना, तो इसलिए वो तो मुसलमान है, उसे क्या करना है इस चीज़ से? जो ये श्यूडो मुस्लिम्स हैं, इनमें ज़्यादा प्रवृत्ति आती है। अकबर में नहीं थी,
कारण उधार था, वो ओरिजिनल था ना। ये जो डुप्लीकेट बने इन्होंने सारा चौपट किया, बहुत खंडित किया। और ये सब हमारे ही लोग हैं, इनको इन हिंदुत्ववादियों ने ही दलित बनाया। भाई कबीर जुलाहा था, दादू दुनिया था, कोई कुछ था कोई कुछ था, ये उसी वर्ग के लोग थे। ये श्रमजीवी थे सबके सब, आज भी आपसे कुछ नहीं मांग रहे हो। तो इन श्रमजीवियों के लिए था, यदि किसी मेधा विस्मृति कहती है, यदि किसी शूद्र के कानों में गलती से भी वेद मंत्र पड़ जाए, उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। आपने ये देखो होगा, जब जनेऊ होता था ना, महिलाओं से कहते अलग बैठी, कहीं तुम्हारे कान में गायत्री मंत्र न चला है। क्या थे हम? मतलब जिस माँ ने मुझे पैदा किया, वो माँ गायत्री मंत्र नहीं सुन सकती। तो इस कारण से ये जितने भी लोग थे भाई, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो मैंने मंदिर बनाया, मैंने मूर्ति बनाई, आज कह रहे तो इससे 52 गज दूर रह, तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी ओर वो करा, आजा मेरे बगल में बैठ के नमाज पढ़, तुझे समानता देता हूँ, तो क्यों नहीं बनेगा मुसलमान। और उसी समय एक बात बताओ, इतिहास को नहीं समझते, यहाँ एक हिंदुओं में ही ऐसा आंदोलन चला जिन्होंने खुलेआम कहा, जो तू बमना बमनी जाया, आन बांटते क्यों नहीं आया। अरे ब्राह्मण ही तो कहता था, ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हो, तू उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से आया। पंडीय सकल सत्तबक्काणे देह ही बुद्ध बसंत जाने, अमणा गमन कभी खंडी तदपि नीलज बणे में पढ़ने। कहता है सरोज वज्र कि भाई इसको पता ही नहीं दुनिया क्या है, आवागमन का चक्र क्या है, कुछ इसको नहीं आता, फिर भी बड़े रौब से कहता मैं ब्राह्मण हूँ। तो आपके गुरु गोरखनाथ हैं, दूसरे सिद्ध संप्रदाय है, इन सब लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया। और ये जाति प्रथा का जो एक बात और बात बताओ, आज आप रामचरितमानस की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन काशी के पंडितों ने ही रामचरितमानस को जलाने की चेष्टा की। वो तो मधुसूदन मिश्र बचा गए, जब आखिर उनके पास गए तुलसीदास का महाराज, ये तो रामचरितमानस को जला देंगे। क्यों जला रहे थे रामचरितमानस? भाषा में आ गई तो हमारा क्या होगा। कोर्ट की भाषा यदि हिंदी हो जाए, वकीलों का क्या होगा। तो उसमें आप सोचिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये महान चीज़ है, आज उसी के बल पर खा रहे हैं। और उसी तुलसीदास को इतना परेशान किया कि उसको कहना पड़ा, माँग के खाए वो मस्जिद के सोई वो ले वो एक न देवे, माँग के खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा, मत दो मुझे जगह। मैं कुत्ते की कौर के लिए ललचाता फिरा हूँ, उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं थे। आज तुलसी तुलसी हो रही है। जितना उत्पीड़न तुलसीदास का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। कबीर को इन दोनों ने मिल के मरवाया। इनका तो हिंदुओं को भी गाली दे रहा, मुसलमानों को, दोनों मिल गए। सिकंदर लोधी से कहा, हुजूर इसने नाक में दम कर रखा है, इसको मरवा दिया उसको। और बाद में झगड़ा किस चीज़ का हुआ? मुसलमान कहते कि कबीर हमारा था, हिंदू कहने हमारा। इनकम कमाई इधर या उधर। तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट में गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं, उसमें तह में जाने की जरूरत है, जिसको हमारे वहाँ कहते हैं जड़ की कंजड़ में जाना। आप जड़ की कंजड़ में जाने खुल जाएगा वो।
मुसीबत यह है कि इस गहराई में लोग जा नहीं रहे। ओवरऑल आपने पढ़ाया कितने कॉलेजों में, कहाँ कहाँ पढ़ाया? मैंने जीआईसी नैनीताल पढ़ाया, उसके बाद मैं जीआईसी पिथौरागढ़ चला गया, फिर मैंने जीआईसी नैनीताल मांगा तो मुझे कोटा बाग मिला। कोटा बाग से मैं 6 साल फूलचौड़ में रहा, फूलचौड़ के बाद मेरा प्रमोशन हो गया। उसके बाद मैं 1 साल बागवाला रहा, उसके बाद मैं भनोली रहा, भनोली के बाद फिर मैं लोहाली आया, लोहाली के बाद फिर मुझे रामनगर मिल गया, और रामनगर के बाद भीमताल, भीमताल बैक नैनीताल। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही कि डीएसपी का संबंध मेरे लिए बहुत काम करा, क्योंकि जितने सारे ऑफिसर डीएसपी गए तो परिणाम ये हुआ उन्होंने मुझे खराब जगहों पर ज़्यादा नहीं रहने दिया। भनोली में 5 महीने रहा, 5 महीने में केवल 42 दिन रहना पड़ा। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, नहीं उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ लोहाली, 15 दिन लोहाली रहा तो रामनगर का बवाल सौंप दिया। रामनगर बड़ा ही टिपिकल कॉलेज था उसमें, जिसमें प्रिंसिपल को रात में भागना पड़ा था। तो इसलिए मैं अपनी किताब में लिखा है कि मैं इस विद्यालय से न्यूनतम बेइज्जती के साथ आने वाला प्रधान आचार्य हूँ। तो जैसे आप ना एक सरकारी स्कूल में वहाँ पर कोई अध्यापक रहे हुए हैं, हाँ पैरेलल इसके एक अभी के टाइम पीरियड में एजुकेशन की एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हाँ, जबकि इन्हीं सरकारी स्कूलों से इतने बड़े बड़े ऑफिसर आप ही के सिस्टम को अगर हम काउंट करेंगे तो बड़ी सारी जगहों पर को है, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में सरकारी स्कूल को उस तरीके से देखा नहीं जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें नहीं क्या कमी है? एक बात बताऊँ ना, एक चीज़ मैं बताऊँ, सबसे बड़ी गलती की हमारे बहुगुणा जी ने। उन्होंने क्या हुआ कि भाई प्रांतीकरण कर दो। एक और हमारे वहाँ हेमवती नंदन हैं? बहुगुणा, हेमवती हेमवती नंदन बहुगुणा। बहुगुणा। तो प्रांतीकरण क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है साहब स्कूल खोल लेते हैं, खुल गए। अब गांव जैसे गांव की रामलीला की तरह खुले ना, उसने कहा अच्छा प्रधान जी का लड़का राम बन जाएगा, है नहीं, उप प्रधान का लड़का ये बन जाएगा, इनका ये बन जाएगा। अपने ही इलाके से उन्होंने अपना लोग भर दिए। परिणाम ये था कि जो कैलिबर कमीशन से सेलेक्टेड हमारा आता था वो कैलिबर रहा नहीं, और वही लोग जो अध्यापक थे उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो वहाँ का प्रिंसिपल था वो हमारा अफसर बन गया। मतलब गांव की रामलीला का राम भगवान राम बन गया। परिणाम क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो गया। भाई मेहनत से पढ़ाते थे वो लोग, लगाव से पढ़ाते थे। मेरे कब से नहीं भी होंगे 2-3 दर्जन आए ऐसे, एक से कैलिबर है सारे। मृगेश पांडे को पढ़ाया, दूसरे लोगों को पढ़ाया, वो वही बात है, खुलापन था। अब परिणाम ये हुआ जब मैंने एक बार राकेश जी से कहा, मैंने कहा आप पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए जर्मनी से सांड मंगा सकते हो, हमारे बच्चों की बौद्धिक नस्ल सुधारने के लिए क्या ऑल इंडिया कंपटीशन नहीं कर सकते हो? भाई कैलिबर दोगे, कैलिबर आएगा। तरसता है बच्चा, मैंने देखा है बच्चे को तरसते हुए। मैं एक बार अल्मोड़े में एक भाषण दे रहा था इतिहास पर, उसके बाद बच्चे मेरे प्रति इतने हो गए कि साहब हमें बताइए, हमें बताइए। कारण है इंसाइट हमने डेवलप ही नहीं होने दी, और आज तो आपको है ही नहीं कुछ। इस विश्वविद्यालय को चौपट करने में कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर देवीधर पंत का बहुत बड़ा हाथ है। वो सीधे आदमी थे।
अब जिनने उनकी चमचागिरी की उनका ले आ सकता, वो नहीं रहा ना। उनकी एज ए प्रोफेसर वो बहुत योग्यतम आदमी थे, हमारे आदर्श थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अजीब चीज़ होती है। मैंने एक बार लिखा भी, मैंने कहा शुकनास कहा गया कि ये जो अफसरी है, राजपद है, ये बहुत खतरनाक है, चमचे खा जाते हैं। और जिस समय कैलिबर आना था उसमें तू मेरा मेरे वाले आ गए। मैं तो हिंदी का अध्यापक रहा, लेकिन डॉक्टर एन परती ने मुझे विज्ञान समझा दिया। ये मेहता जी थे, जीवन सिंह मेहता, इनके साथ घूमने गया तो पेड़ों के बारे में उन्होंने कहा, एकदम से इंसाइट दे दी। लर्निंग कंटिन्यूअस होती है। अब आपने जो दिए, एक वो डिग्री कॉलेज के लेक्चरर थे, कहने के लिए तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। कोर्स क्या होता है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने लेक्चर दिया था सन 74 में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पर, तो मुझ पर 2 आक्षेप लगे। तुम तो इंटरमीडिएट के हो, हिमालय सेमिनार में कैसे बोल रहे? दूसरे ने कहा आप तो हिंदी के अध्यापक हैं, आप इतिहास में क्यों बोल रहे? मैंने कहा कोई कंट्रोल में लिखा है कि इस परमिट इसी का है। ये दिमाग है ना, ये सब कुछ जानता है, हर चीज़ पढ़ने योग्य है। तो ये हमारे वहाँ जो सबसे कमी है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हो गए। हिंदी का अध्यापक है, उसको इतिहास नहीं आना चाहिए, ज्योग्राफी नहीं आनी चाहिए। विज्ञान का अध्यापक है, वो समाजशास्त्र नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको विज्ञान के अधिकतर अध्यापक महा कर्मकांडी और एक बार संकीर्ण प्रवृत्ति वाले बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक विज्ञान का तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो सीखा ही नहीं। एक कोई डॉक्टर नंद किशोर थे, तो नैनीताल में एक देवी आई गंगोली हाट से, और प्रोफेसर नंद किशोर उस देवी के सामने सिर झुका के बैठे रहते। तो विज्ञान पढ़ने से आदमी की वैज्ञानिक चेतना नहीं बनती। वैज्ञानिक चेतना बनती है तर्क से, तर्क से बनती है, सिद्ध करो से बनती है, इत्तमभूत करो करने से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक से एक मेधावी बच्चा मिला। तब जौहरी साहब डीएम का लड़का भी वहीं पढ़ता था, और डिप्टी डायरेक्टर थे, उनका लड़का भी वहीं पढ़ता था। तो अब एक से एक बच्चा आता था ना, टैलेंटेड बच्चे आते थे। अब सवाल है उनके साथ, आप यदि बच्चा तेज दौड़ रहा हो, कंप्यूटर अध्यापक को दौड़ना ही पड़ेगा। जो नहीं आएगा, लर्निंग नहीं होगी, उसे सीखना पड़ेगा। मैं तो खुलेआम कहता है भाई इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल बताऊंगा। परेशानी क्या है? सर्वज्ञ जिसने मान लिया गया वो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले, और वो दूसरा में इतना स्ट्रिक्ट था, मेरे रहते हुए नकल कोई नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में उन बच्चों ने रियलाइज़ किया, ये यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी था कोई, ओम प्रकाश, वो क्लास कट करता था। तो मैंने आई.के. गंजू हमारे प्रिंसिपल थे, मैंने उनसे कहा साहब इस लड़के का नाम आप दोबारा मत लिखिए। अब उसने लगाई सिफारिश, क्योंकि एक तो नेता। खैर एक बार उनके लड़के का एडमिशन दोबारा भागने, मैंने कहा जी मैं नाम लिखूंगा ही नहीं। अगले साल लड़का संभल गया, मेहनती हो गया, और दलित में तो था ही, IAS में निकल गया। तो सवाल यह है, जो स्ट्रिक्ट अध्यापक है वो वरदान है, जो निरपेक्ष है वो भी वरदान है।
और आम तौर पर प्रिंसिपलों के लड़के क्यों बिगड़ते मालूम है? हर टीचर नंबर देता है। तो हमारे वहाँ तो ऐसा था ही नहीं। बच्चे आईआईटी में निकले, रुड़की में निकले, मेडिकल में निकले। जीआईसी रामनगर का मेरा जो 5 साल का कार्यक्रम है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब एक शेप मैंने उसको दिया, इतना था मेरे ऊपर से कोई दबाव नहीं था। क्यों? मुझे अपने बच्चों को भी संभालना था। मेरा बेटा वुडलैंड्स में पढ़ता था। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मेरे साथ वो रामनगर गया। उसने यहाँ की कॉपी में क्या लिखा? परिस्थिति जन्य अवांछित पटाक्षेप। एकदम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आ गया ना। तो सवाल यह है, गुरु को शिष्य बनाता है। जो ये 2000 के बाद उत्तराखंड स्टेट बना हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हो? कितने चेंजेस देखते हो आप? देखो, ऐसा है, उत्तराखंड बना, लीडर तो मिला ही नहीं, विजन वाला तो मिला ही नहीं। आपने एक खंड अलग कर दिया और जो यूपी स्तर पर जो बड़ी मेधावी आ रही थी वो भी गई। भाई यूपी में से जो सेलेक्ट होके आता वो इनसे तो अच्छा ही होता ना कैलिबर में। बड़े व्यापक स्तर पर जब आ रहा आदमी, तो अब जब हुआ क्या कि आपको कैलिबर मिला ही नहीं, आपको विजनरी मिला ही नहीं। नारायण तिवारी के अलावा किसका विजन था? अब तो खैर वो है कि साहब ऊपर वाला क्या कह रहा वाला है। अब तो गया ये। सवाल ये है, यदि इसको अच्छा लीडर मिला होता तो उत्तराखंड बहुत आगे निकल जाता। विजन था नहीं, कमाऊ माल खाने की बीमारी थी। यदि एक ईमानदार दृष्टि वाला व्यक्ति मिल जाए, बदल जाता है। कमिटेड होना चाहिए। भाई जीआईसी रामनगर तो बहुत छोटी सी जगह थी। कोई वहाँ एक लड़का पॉलिटेक्निक में निकल गया तो हल्ला हो गया। उसी विद्यालय ने 18 एक से कैलिबर दिए। सवाल है, कैप्टन की बात है, साहब नहीं, कैप्टन खुद भी खेले। जहाँ जहाँ से मदद हो सकती थी वहाँ वहाँ से मदद हमने ली। जवाहर बुक डिपो से किताबें मंगाई, वहाँ हमने वीडियो टीचिंग शुरू की। वहाँ दूसरी चीज़ केमिस्ट्री लैब बनाई। वहाँ एक तो नंबर तो का धंधा कुछ था ही नहीं। मेरी पहली शर्त ये रही कि बच्चा ज़मीन में न बैठे। किया, वहाँ टोटल फर्नीचर बनवा दिया। जीआईसी रामनगर में वही हुआ नहीं। तो सवाल ये है, लीडर पर होता है। एजुकेशन सिस्टम उत्तराखंड में अभी आपको लगता है कि ऐसे बदला जा सकता है? अभी के टाइम पीरियड में भी तो सरकारी सिस्टम है, अगर उसको बदलना हो तो क्या चीज़ें आपको लगता है कि ये करनी चाहिए? पब्लिक जागरूक हो, लठमार हो। भाई वो जाति धर्म संप्रदाय छोड़ के केवल इकोनॉमी को ले और विजन ले। आप ये जानते हैं कि जब कहाँ हम लोग जा रहे, अरे भाई पहाड़ में आप 4 लेन क्यों बना रहे हो? आप भूगोल को देख नहीं रहे हैं। अडानी के लिए आप जागेश्वर में मुंडन करा रहे हैं। तो भाई पहली चीज़ ये है कि हमने अपने पहाड़ों को संभालना है, अपने वहाँ रोज़गार विकसित करने हैं। आप अच्छा डॉक्टर ऊपर जाए, वो हल्द्वानी क्यों आएगा? दो ना इंसेंटिव उसको। आप इंसेंटिव दीजिए उसको, यहाँ की इनकम से अच्छी इनकम दीजिए। हमको चाहिए गांव के आदमी को मिले, तो कमिटमेंट है। हल्द्वानी महानगर परियोजना पढ़ी आपने?
हर रोड 60 फीट चौड़ी है। नरेंद्र तिवारी जी बना गए। 8 फीट की रोड नहीं, 60 फीट की कहाँ से लाओगे? कारण ये है कि हम लोग उजड़ जाने के बाद विकास की बात करते हैं। आप विदेशों में देखिए, पहले प्लान बनेगा, एक ही लाइन बनी है, उसमें बिजली का भी कनेक्शन जा रहा है, सीवर लाइन का भी कनेक्शन जा रहा है, पानी का भी कनेक्शन जा रहा है। खोलोगे तो एक ही जगह पर खोलोगे। अब आज रोड आपने पक्की बढ़िया बना दी, जल निगम खड्ड खोदने लगेगा। क्यों? इनकम। ये 150 साल पहले कोटाबाग की जो नहर बनी है चूने से, इंदिरा जी के ज़माने में, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है। आपका बना गवर्नमेंट हाउस 1898 की यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में इसकी जो सैंक्शन हुआ 2,93,000 रुपया, और 2,63,000 में बन गया है। बाकी पैसा वापस हुआ। आज कल्पना करते हैं आप, पैसा वापस होने के बाद हम तो दुगना मांगेंगे। तो सवाल है, जब हमें मूल्य ही नहीं रहे, हम निर्भय हो गए और दूसरा हर एक खाने में लग गया, तो कैसे होगा? आप यही कर दीजिए बस, हम महान थे, विश्वगुरु थे, खाक विश्वगुरु थे। अभी के टाइम पीरियड की जनरेशन है जो अभी स्कूल पढ़ रही है, या फिर अभी के टाइम पीरियड में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जो अभी, उनको कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहोगे? पहली बात तो यह है, उनके माँ बाप को शिक्षित करना होगा। विजन गड़बड़ा गया भाई। अब पिताजी कहेंगे तूने मैं आईएएस नहीं बन पाया, तेरे बाप को आईएएस बनना है। अरे बच्चों को जानते हो जिसे जाता है। सबसे बड़ी बात विदेशों में है, आदमी अपने इंटरेस्ट से जाता है। बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ, कौन देखने जा रहा है? तुझे ये पढ़ना। उसका तरीका क्या है, इंटरेस्ट बच्चे का किस तरीके का, अगर एज अ पेरेंट किसी को देखना हो तो? आपने एक बात देखो, बचपन में हमारे वहाँ एक पाशनी जो होती थी ना, क्या करते थे, उसमें बहुत सा सामान रख करके ट्राई करते थे। भले वो सही था नहीं था, मैं नहीं कह सकता, कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। आप बच्चे का इंटरेस्ट तो देखिए। अनपढ़ है, नहीं पढ़ पा, नहीं जी, सेंस ही लेनी है। मैंने तमाम लड़कों को साइंस या आर्ट्स में बना के ओवरशियर तो बनवा ही दिया। उन दिनों जो फेल हो जाता था उसको ओवरशियर बना देता था पॉलिटेक्निक में। आज की स्थिति नहीं है। तो सवाल ये है, बच्चा क्या चाहता है, उसका दबाव मत डालिए, उसको खुद चॉइस करने दीजिए। आपने शायद वो 3 इडियट्स देखी होगी। अरे तो म्यूजिशियन बनना चाहता, बने। हम उसे तू ऐसा कर क्यों कहें? एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एप्टीट्यूड होगा, बच्चा बहुत आगे निकलेगा।